मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू विल बी फाइन। और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। आज से आप अपना हिंदी का अध्याय आगे पूरा करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स बी कंटिन्यू आवर हिंदी चैप्टर। हेलो प्यारे बच्चों, चलिए हम सब आज अपना अध्याय फिर से शुरू करते हैं और आज हम सब पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट पार्ट, है ना? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था खिलौने वाला। आज हम सब पढ़ेंगे पार्ट 4, नन्हा फनकार। नन्हा फनकार एक सुंदर सी कहानी है, तो मेरे साथ पार्ट 4 पढ़िए और नन्हा फनकार पूरा करिए। यह बेटा हमारा पार्ट 4 नन्हा फनकार में क्या है, एक कहानी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। मेरे साथ रीडिंग करिए आप। कहानी क्या है? वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। किसी लड़के की कहानी है और वो लड़का एक पत्थर के पास बैठ गया है। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुराई और छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घाटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केवल 10 साल का था, अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा कि जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही घर उसका था। चारों ओर ही हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं पत्थरों को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंग रखा और पैजामा पहने हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी
बड़ी बड़ी मोतियों की माला और अंगुलियों की अंगूठी को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना ही कर रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने कोई तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। वज़ीर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम करेंगे। अब केशव का माथा टनका, उसे कुछ समझ में आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसे झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कतार नज़रों को अकबर से देखने लगा। अकबर को पहरेदार या दखलंदाजी भली न लगी। उसने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा किया। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपने नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर अकबर डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया। उसने छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पाँव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गया और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब कह रहे हैं? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढूंढने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे, नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसे करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी नीच कर रखी, वरना किरची उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। वह एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से ज़रा भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ छिड़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव से हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़की के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा, केशव, देखना, एकदम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इस कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो।
हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकातों को सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था और आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बड़ा होकर कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सराहे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बड़ी खूबसूरत महल है, फिर वह सीकरी में क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का एक खास कारण यह है कि मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इसी वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी गए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं तीन संतानें होंगी, शहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चिढ़कते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी के नगर में बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनीदी आवाज़ में बोला। पिता ने देखा उनका लाडला बेटा सो गया है। बच्चों, आपको कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो क्या करेंगे आप सब जितना भी इस चैप्टर का वर्क होगा मैं आपको कैंपस ऐप पर अपलोड कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी, और आप सभी अपना सारा कैंपस ऐप से हिंदी का चैप्टर 5 पूरा कर लेंगे, ठीक है? और बाकी की जो बुक एक्सरसाइज है उसको मैं भेज दूँगी, आप सब उसको कॉपी में पूरा कर लीजिएगा, ठीक बेटा? नेक्स्ट क्लास जो हम बुक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 5 एक चिट्ठी का सफ़र, ठीक है? ओके क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन।